अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले लेनी पड़ेगी। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में हम कॉर्बेल की पत्नी मैरी को देखते हैं, जो उससे कहती कि सबसे पहले तुम्हें इस बारे में पता लगाना चाहिए कि आखिर फ्लिन और बटन ने ऐसा क्या किया कि उन्हें मारने के लिए तुम्हें कोई इतने सारे पैसे दे रहा है, और तुम्हें अपने भतीजे जैस्पर को इस बारे में पता लगाने को कहना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी बिली एंड फ्लिन की बहुत अच्छी दोस्त है। फिर अगले सीन में हम फ्लिन को देखते हैं जो बिली से मिलने जाती है और उसे उन सभी अजीब चीजों के बारे में बता देती है जो उसके साथ पिछले कुछ दिनों में हुई थी। इसके बाद अब वो अपने गिफ्ट शॉप पर भी जाती है जहां बटन पहले से उसका इंतजार कर रहा था, और अब वो उसे बताता है कि उसने ये शॉप ही खरीद ली है। तभी फिर वहाँ पर बटन से मिलने कॉर्नर भी आ जाता है, जिसे बटन शॉप में जाकर उसका इंतजार करने को कहता है, और फिर वो फ्लिन को घर छोड़ने उसके साथ चला जाता है। अब रास्ते में बटन फ्लिन से कहता है कि हमें इस वीआर गेम के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इससे हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। जिस पर फ्लिन उसे बताते हैं कि इस बारे में उसने पहले बिली को बता दिया है, जो जानकर अब बटन गुस्से में फ्लिन से कहता है कि बिली का पति जैस्पर कॉर्बेल का भतीजा है, और अगर उसे हमारी ये बात पता चल गई तो हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जिस पर अब फ्लिन गुस्से में उसे कहती कि तुम्हारे पास तो तुम्हारी बातें शेयर करने के लिए बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन बिली ही मेरी एक अकेली दोस्त है जिससे मैं अपनी लाइफ के सारे सीक्रेट शेयर करती हूँ, और मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। वहीं अब हम फ्यूचर टाइमलाइन में विल्फ को देखते हैं जो लेव से मिलने आया होता है, और यहाँ हम देखते हैं कि लेव ने फ्लिन की अवतार रोबोट को एक ताबूत में रखा हुआ था, और इस तरह के अवतार रोबोट्स को यहाँ स्टफ कहा जाता था। इसके अलावा जिन स्टफ्स को टाइम ट्रैवल के लिए बनाया जाता था उन्हें पेरिफेरल कहा जाता था। अब ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते कि तभी फ्लिन अपने पेरिफेरल से कनेक्ट होकर वहाँ पहुँच जाती है, जिसके बाद उन दोनों को बता देती है कि किस तरह से उसने एलिटा के कहने पर मेरिल नाम की एक लड़की को अगवा किया था, और बाद में एलिटा ने मेरिल की एक आंख निकालकर उसे लगा दी थी। जो सब सुनकर अब विल्फ उसे बताता है कि असल में मेरिल पहले एलिटा के लिए काम करती थी। जिसके बाद अब लेव के लिए काम करने वाली एक लड़की ऐश फ्लिन को बताती कि तुम्हारे टाइमलाइन में किसी ने तुम्हें और तुम्हारे भाई को मारने के लिए कॉर्बेल नाम के एक आदमी को पैसे ऑफर किए हैं, जो जानकर अब फ्लिन उनसे 1 घंटे बाद मिलने को कहकर वापस अपने टाइमलाइन में आ जाती है। जिसके बाद अब हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहां एलिटा और विल्फ के बचपन को दिखाया जाता है, जहां वो दोनों एक अनाथ आश्रम में रह रहे थे, लेकिन फिर एक दिन एक कपल वहां एलिटा को अडॉप्ट करने आया, पर एलिटा उनसे विल्फ को भी अडॉप्ट करने की रिक्वेस्ट करती है, इसलिए वो उन दोनों को ही अडॉप्ट कर लेते हैं। अब सीन फिर से 2099 में शिफ्ट हो जाती है, जहां विल्फ अपनी मॉम से एलिटा के बारे में पूछता है, जिस पर वो विल्फ को बताती कि उसने एलिटा को 1 महीने पहले देखा था, और जब उसने एलिटा से पूछा कि आजकल वो कहाँ रह रही है तो इसका जवाब उसने एक पहेली में दिया था, और इस पहेली में उसने कहा था कि एक ऐसी जगह जहाँ लंदन में आखिरी बार बर्फ गिरी थी। दरअसल एक पहेली थी जिसमें एलिटा ने अपने घर का पता बताया था, लेकिन ना तो विल्फ को और ना ही उसकी मॉम को इस पहेली का मतलब समझ आ रहा था। वहीं अब हम फ्लिन को देखते जो बटन को खबर करती कि भविष्य से उन दोनों को मारने के लिए किसी ने कॉर्बेल को हायर किया है, जिस पर अब बटन कहता है कि वो कॉर्बेल को संभाल लेगा। इसके बाद अब फ्लिन फिर से भविष्य में जाकर विल्फ से मिलती है, और फिर विल्फ उसे अपने कार में उस एरिया के पास घुमाने लगता है जहां से उसने मेरिल को अगवा किया था, ताकि फ्लिन को याद आ सके कि उस रात को वो मेरिल को लेकर कहाँ गई थी। अब इस दौरान फ्लिन विल्फ से कहती कि एलिटा ने उसे बताया था कि अगले 10 साल में उसकी जिंदगी तबाह होने वाली है, इसलिए अब वो विल्फ से पूछती कि उसकी इस बात का क्या मतलब था, लेकिन विल्फ उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता, और साथ ही वो उसे बताता है कि मेरिल को एलिटा ने जान से मार दिया है, जो जानकर फ्लिन को काफी दुख होता है क्योंकि उसी की वजह से मेरिल की जान गई थी। अब इसके बाद वो दोनों कार से नीचे उतरकर आसपास के एरिया में घूमकर एलिटा का पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं, और फिर विल्फ फ्लिन को एक हैप्टिक नाम का डिवाइस के जरिए अपने ऐप से कनेक्ट कर लेता है, जिससे वो एक दूसरे को आसानी से कांटेक्ट कर सकते थे, जिसी के साथ वो इस डिवाइस की मदद से एक दूसरे के विजन को भी देख सकते थे। अब वो दोनों अलग अलग होकर एलिटा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान वहाँ घूम रहे एक रोबोट पुलिस को फ्लिन पर शक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बटन कॉर्बेल से मिलने जाता है, और यहाँ वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें 2 चॉइसेस दे रहा हूँ,
पहली चॉइस ये कि मैं हर हफ्ते तुम्हें $2 लाख दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहना होगा। पर दूसरा चॉइस देने से पहले वो कॉर्बल को बताता है कि पहले मिलिट्री के लोग कुछ बच्चों के ग्रुप्स को ढूंढते थे जो एक टीम की तरह एक साथ रह रहे होते थे, और फिर वो उन सभी को हैप्टिक डिवाइस की मदद से एक दूसरे से कनेक्ट कर देते थे, जिसकी मदद से ग्रुप में सभी लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को महसूस कर सकते थे और कोई भी ये जान सकता था कि ग्रुप का दूसरा इंसान इस वक्त भी क्या देख रहा है। इसके अलावा बटन ये भी बताता है कि ऐसा एक हैप्टिक डिवाइस उसके शरीर में भी लगा हुआ है और उसके एक इशारे पर कॉर्बल की जान भी जा सकती है। इसलिए वो कॉर्बल को और डराने के लिए उसके पास रखे एक ग्लास को शूट कर देता है, जिसके बाद कॉर्बल उसकी पहली चॉइस को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। लेकिन उस वक्त वहाँ उन्हें ऐसा करते हुए टॉमी देख लेता है जो उस वक्त वहाँ मौजूद था। वहीं दूसरी तरफ भविष्य हम डैनियल को देखते जो चेरिश को बताता है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम में उसे पता चला कि उनकी कंपनी में काम करने वाली ग्रेस नाम की एक लड़की पहले एलिटा की रूममेट हुआ करती थी, जो जानकर अब चेरिश डैनियल से कहती कि मैं ग्रेस को संभाल लूंगी, लेकिन तुम्हें जितना जल्दी हो सके फ्लिन को खत्म करना होगा। फिर अगले सीन में हम फ्लिन को देखते हैं जिसका एक रोबोट पुलिस पीछा करने लगता है, और जब ये बात ऐश को पता चलती है तो वो विल्फ को बताती कि अगर उस रोबोट पुलिस को पता चल गया कि ये सब एक पेरिफेरल है और इसमें मौजूद फ्लिन भूतकाल से आई है तो वो उसे अरेस्ट कर लेगा। इसलिए फ्लिन को बचाने के लिए विल्फ उसके पास जाकर रोबोट पुलिस से कहता है कि ये सब मैंने मेरे लिए बनवाई है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, जिसके बाद वो उसे इस बात का यकीन दिलाने के लिए फ्लिन को किस भी करता है, जिसे देखकर रोबोट पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इसी टाइमलाइन में चेरिश ग्रेस को मिलने के लिए बुलाती है, जिसके बाद वो उसे जान से मार देती है क्योंकि ग्रेस ने कंपनी के कुछ सीक्रेट्स एलिटा से शेयर किए थे। अब इसके बाद सीन भूतकाल की टाइमलाइन में शिफ्ट होती है जहां हम जैस्पर को देखते हैं जो सौदे के मुताबिक बटन के दिए हुए पैसे कॉर्बल तक पहुंचा देता है, जिसके बाद अब कॉर्बल उनमें से कुछ पैसे जैस्पर को देकर उसे पता लगाने को कहता है कि आखिर बटन के पास इतने सारे पैसे कहां से आए। वहीं अब अगले दिन फ्लिन फिर से विल्फ से मिलने जाती है जहां विल्फ उसे एलिटा की पहेली के बारे में बताता है और अब वो आसानी से इस पहेली को हल कर लेती है। इसलिए अब पहेली के जवाब की मदद से वो दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं जहां बिल्कुल वैसा ही वॉल क्लॉक लगी हुई थी जैसा कि फ्लिन के घर पर थी, लेकिन फ्लिन के घर वाली क्लॉक हमेशा खराब रहती थी जिसमें हमेशा 2:15 का समय होता था। इसलिए फ्लिन इस घड़ी में भी यही टाइम सेट कर देती है, जिसके बाद वहाँ एक दीवार में से सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है और फिर वो दोनों देखते हैं कि ये वही जगह थी जहाँ एलिटा ने फ्लिन का ऑपरेशन किया था। यहाँ पर दरअसल कुछ डॉक्टर्स के भी स्टफ पड़े हुए थे, जिसी के साथ विल को यहाँ एलिटा का एक डिवाइस भी मिलता है जो वो जानबूझकर यही छोड़ गई थी ताकि उसे इसकी मदद से कोई ट्रैक न कर पाए। वहीं फिर इतने में वहाँ डैनियल भी एक किलर रोबोट के साथ पहुंच जाता है जिसे चेरिश कंट्रोल कर रही थी, जो अब उस रोबोट के साथ मिलकर विल्फ और फ्लिन पर हमला कर देता है। लेकिन इस फाइट के दौरान गलती से किलर रोबोट डैनियल के गले पर वार करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है, जिसके बाद अब मरने से पहले डैनियल फ्लिन को बताता है कि चेरिश तुम्हें मारना चाहती है क्योंकि तुम्हारे पास उसकी कोई चीज है, जो अब इतना कहते ही अपनी आखिरी सांस तोड़ देता है। अब इसके बाद फिल्म उस रोबोट को भी शूट करके खत्म कर देती है। जीसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 3 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत साल 2075 में लंदन शहर में होती है, जहां हम छोटे विल्फ और एलिटा को देखते हैं। यहाँ पर उनके साथ कुछ और अनाथ बच्चे थे और ये सभी बड़ी मुश्किल से अपने लिए खाने का इंतजाम कर रहे थे। इसलिए अब इनमें से एक लड़का विल्फ को धमकाते हुए बाहर जाकर खाना लाने को कहता है क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूर पर उन्हें कुछ लोग खाना बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। दरअसल इस समय जैकपॉट नाम के एक हादसे की वजह से दुनिया की 80% आबादी खत्म हो चुकी थी और अब चारों तरफ भूखमरी फैली हुई थी। इसलिए यहाँ पर बचे हुए कुछ अमीर और ताकतवर लोग गरीब और कमजोर इंसानों को मार रहे थे ताकि उन्हें खाने की कमी ना हो। और इसी वजह से एलिटा को लग रहा था कि उन्हें बाहर जो भी लोग खाना खाते हुए दिखाई दे रहे असल में ये उनका एक भ्रम है और अमीर लोग उन्हें टेक्नोलॉजी की मदद से ये सब दिखा रहे हैं। इसलिए वो विल्फ को बाहर जाने से रोकती है, लेकिन वो एलिटा की बात को इग्नोर करके बाहर आ जाता है। और अब थोड़ा आगे आने पर वो सभी खाना बांटने वाले लोग अचानक से गायब हो जाते हैं, जिसकी बाद कुछ मास्क पहने हुए लोग वहाँ कर विल्फ को पकड़ लेते हैं। और जब एलिटा उसकी मदद करने बाहर आती है तो वो लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। फिर सीन भविष्य में 2099 में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ हम विल्फ को लेव के साथ देखते हैं और यहाँ पर विल्फ लेव को एलिटा के सीक्रेट लोकेशन पर मिला उसका इम्प्लांट डिवाइस दे देता है, जिससे अब लेव को पता चलता है कि एलिटा भी अपने लिए पेरिफेरल का यूज कर रही थी।
जिसे देखकर अब लेव उससे कहता है कि अगर अब हम जल्दी एलिटा को नहीं ढूंढ पाए तो उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त में इंसानों को जिंदा रहने के लिए इन इम्प्लांट डिवाइसेस की जरूरत होती है और ये इम्प्लांट्स किसी इंसान को बैटरी की तरह एनर्जी देने का काम करते हैं। इसी के साथ अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां हम फ्लिन को देखते हैं जिसे अब ज्यादा टाइम ट्रैवल करने की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं, जिससे उसकी एक आंख लाल पड़ने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद टॉमी उससे मिलने उसके घर आता है, क्योंकि जब से उसने बर्टन और कॉर्वेल को एक साथ देखा था तब से उसे लग रहा था कि शायद फ्लिन और बर्टन किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। लेकिन जब वो इन दोनों से इस बारे में पूछता है तो ये दोनों उससे इस बारे में कुछ नहीं बताते और उससे झूठ कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन टॉमी के वहां से जाने के बाद फ्लिन बर्टन से कहते हैं कि टॉमी हमारी मदद कर सकता है, इसलिए हमें उसे सब कुछ बताना चाहिए। जिस पर अब बर्टन फ्लिन को चिढ़ाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि टॉमी तुम्हें बचपन से ही बहुत पसंद है, लेकिन इस वक्त हमें पुलिस से दूर रहना चाहिए। पर अब इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, जिससे भी फ्लिन की आंख फिर से लाल हो जाती है और इस बार उसे दौरे भी पड़ने लगते हैं। फ्लिन की अब ऐसी हालत देखकर बर्टन बहुत घबरा जाता है, जो उसे जल्दी से उनके शहर के डॉक्टर डी के पास ले जाता है, जिससे टॉमी की शादी होने वाली थी। वो अब फ्लिन का चेक करके बताती है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल दौरा था, इसलिए फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है। जो अब फ्लिन को किसी भी वीआर डिवाइस से थोड़े टाइम के लिए दूर रहने को कहती है। फिर घर वापस आने के बाद बर्टन अपने बर्ताव के लिए फ्लिन से माफी मांगता है, जो उसे समझाता भी है कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक उसे टाइम ट्रैवल करके भविष्य में नहीं जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भविष्य में चेरिश लेव से मिलने आती है, जहां लेव अपनी पत्नी डोमिनिका पर नजर रखे हुए था, जो उस वक्त विल्फ के साथ डांस कर रही थी। चेरिश जब लेव से कहती कि तुमने मेरी कोई कीमती चीज चुराई है, और यहाँ कीमती चीज उसका मतलब फ्लिन से था। आगे अब उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जैकपॉट हादसे के बाद अमीर लोगों ने इस धरती के बचे हुए रिसोर्सेज को हड़पने के लिए गरीबों को मारना शुरू कर दिया था। इसलिए इस फ्यूचर सोसाइटी का बेस 3 पिलर्स पर खड़ा है, जहाँ पहला पिलर है मेट्रोपॉलिटन पुलिस, जो यहाँ की हर गतिविधि पर नजर रखती है। दूसरा पिलर है रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि आरआई कंपनी, जिसे चेरिश कंट्रोल करती थी, और ये कंपनी नई नई चीजों का इन्वेंशन करने का काम करती है। वहीं आखिरी पिलर लेव की कंपनी है, जो यहाँ की टेक्नोलॉजी का ध्यान रखती है। अब चेरिश उसे धमकाते हुए कहती है कि अगर इन तीनों में से एक भी पिलर में कुछ गड़बड़ी हुई तो ये सबके लिए बहुत बुरा होगा, इसलिए हमें एक दूसरे के काम में दखल नहीं देना चाहिए। इस पर अब चेरिश लेव के पुराने दोस्त यूरी का नाम लेते हुए उसे याद दिलाती है कि जब उसने सारी पावर को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की तब आरआई ने यूरी के डीएनए सैंपल की मदद से उसे ढूंढकर उसका काम ही तमाम कर दिया था। फिर चेरिश के जाने के बाद लेव नोटिस करती है कि वो अपने साथ लेव का कप भी ले गई है, ताकि इसमें से वो उसका भी डीएनए कलेक्ट कर सके। अब अगले सीन में हम कॉनर को देखते हैं, जो फ्लिन के पेरिफेरल में लॉगिन करके वहाँ आसपास घूमने लगता है। लेकिन जब ऐश को इस बारे में पता चलता है तो वो फोर्सफुली कॉनर को फ्लिन के पेरिफेरल से बाहर निकाल देती है। वहीं अब हम फ्लिन को देखते हैं, जो एक वीआर वीडियो में अपने बचपन के कुछ पलों को देख रही होती है, और तभी वहाँ उससे मिलने विल्फ आ जाता है, जो उसे बताता है कि आज किसी तरह से कॉनर ने बिना इजाजत के उसके पेरिफेरल में लॉगिन किया था। जो सुनकर फ्लिन विल से कहती कि वो इस बारे में बर्टन और कॉनर से बात करेगी। अब आगे वो विल से कहती कि उसने लैब पर रिसर्च की है और इससे उसे पता चला है कि फ्लिन के टाइमलाइन में किसी ने उसकी पूरी परिवार को मार दिया था, जो जानकर विल थोड़ा हैरान हो जाता है। जो वो फ्लिन से कहता है कि शायद जिसके बारे में वो बात कर रही है वो कोई दूसरा लेव होगा और उससे भविष्य के लेव का कोई लेना देना नहीं है। जिसके अलावा जाने से पहले विल फ्लिन को बताते हैं कि एलिटा उसकी बहन है। वहीं इसके बाद जब 2099 में पहुंचकर विल्फ लेव से इस बारे में बात करता है तो लेव उसे बताता है कि मैंने ही हर एक टाइमलाइन में अपने परिवार के लोगों को मरवाया है, क्योंकि मैं एक अकेला लेव बना रहना चाहता था। आगे वो विल को बताता है कि मुझे भी अपना एक पेरिफेरल चाहिए, जैसा कि एलिटा के पास है, जिसकी मदद से मैं अलग अलग टाइमलाइंस में जाकर बायो वेपन्स और ड्रग्स की टेस्टिंग वहाँ के लोगों पर कर सकता हूँ, जिस चीज से हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। लेकिन वो ये सब बिना एलिटा की मदद से नहीं कर सकता था, क्योंकि पेरिफेरल की कंपनी से टाइम ट्रैवल की टेक्नोलॉजी सिर्फ आरआई के पास थी और एलिटा ने टेक्नोलॉजी आरआई से चुरा ली थी। वहीं दूसरी तरफ 2032 में बर्टन और कॉनर फ्लिन को उनके लिए 2099 में पेरिफेरल का इंतजाम करने के लिए कहते हैं, क्योंकि कॉनर भी पेरिफेरल की मदद से 2099 में अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, जहां वो विकलांग ना हो।
इसलिए फ्लिन फिर से अपनी पेरिफेरल में लॉगिन करके 2099 में जाती है, जिसके बाद वो ऐश से कहती है कि उसे बटन और कॉर्नर के लिए भी पेरिफेरल चाहिए, जो अब ऐश के मना करने के बावजूद भी यहाँ पता लगाने के लिए शहर में घूमने लगती है कि आखिरकार इस टाइमलाइन में लोगों की इतनी कम पॉपुलेशन क्यों है। इसलिए विल्फ और ऐश उसे एक म्यूजियम में लेकर जाते हैं, जहाँ विल्फ उसे बताता है कि ह्यूमंस की 80% आबादी 4 इवेंट्स की वजह से खत्म हो गई थी। पहला इवेंट था ब्लैकआउट, जिसमें साल 2029 में सबसे पहले पूरे अमेरिकन महाद्वीप और बाद में पूरी दुनिया के पावर ग्रिड्स फेल होने की वजह से सभी जगह से इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई, जिस वजह से पावर सप्लाई की कमी से अनाज का प्रोडक्शन भी खत्म होने लगा और इसमें कई लोग भूख से मारे गए। जिसके बाद फिर सेकेंड इवेंट में अर्थ पर एक फाइलो वायरस की वजह से महामारी फैल गई, जिससे कि लोगों के इंटेस्टाइन में इतना ज्यादा खून भर जाता था कि आखिर में वो फट जाता था, जिससे उस इंसान की मौत हो जाती थी, जिसमें भी कई सारे लोग मारे गए। और वहीं तीसरे इवेंट में अगले 40 सालों तक कई सारे भूकंप और सुनामियों की वजह से 700 करोड़ लोग मारे गए। और आखिरी फोर्थ इवेंट में कुछ आतंकवादियों ने न्यूक्लियर वेपन से अमेरिका पर हमला कर दिया था, जिस हमले के विजन्स को देखकर फ्लिन घबराकर वापस अपने टाइमलाइन में लौट जाती है, जहां बटन और कॉर्नर उससे पूछते हैं कि क्या उसने उनके लिए पेरिफेरल्स का इंतजाम कर दिया है। फ्लिन उन दोनों को इन चारों इवेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताती और उनके सवाल का जवाब देते हुए कहती कि वो उनके पेरिफेरल्स का इंतजाम कर रही है। जिसी के साथ ये एपिसोड 4 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।